सुबह का सूरज कितना प्यारा, कितना सुंदर, रंग बिरंगी किरणें उसकी रोम रोम में बस जाती हैं, खुशबू सी महका जाती है। सुबह का सूरज लेकर आता आस नई, बाहर भीतर रोशन रोशन कर जाता है तन मन सारा। नमस्कार, संसद टीवी के नए रंग, नई तकनीक और नए कलेवर के साथ आया है आपके लिए विशेष प्रस्तुति लेकर सुप्रभात। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अपने नए कलेवर, नई तकनीक और नए स्टूडियो पर। जी हम बता दें कि इस नए कार्यक्रम सुप्रभात के लिए हम नया कलेवर लेकर आए हैं, नई तकनीक लेकर आए हैं और जो हमारा स्टूडियो है वो इस नई तकनीक से लबरेज है और उसके हम दिखाएंगे कुछ अंश, कुछ झलक और उसके बाद शुरू करेंगे अपनी ख़ास खबरें भी। एक झलक देख लेते हैं अपने स्टूडियो की। जी आपने देखा हमारा स्टूडियो नई तकनीक से सजा हुआ और आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रभात। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हाईलाइट्स पर, यानी कि हाई पॉइंट्स, आज की बड़ी खबरें। विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित राज्यसभा के 9 निर्वाचित सदस्य आज लेंगे शपथ। 2 दिवसीय 9वां CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन आज से शुरू। चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला। चंद्रमा पर हादसे का शिकार हुआ रूस का लूना 25। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अस्मिता कार्यक्रम में होंगी आज मुख्य अतिथि। एम्स के 48वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि। भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश पर लगा बीमारू राज्य का टैग हटाया, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। पाकिस्तान में एक बार फिर से आतंकी हमला, 11 मजदूर मारे गए। हिमाचल में आई बाढ़ की आपदा से राहत के लिए केंद्र ने 200 करोड़ की राहत राशि मंजूर की। दिल्ली NCR में 3 दिन भारी बारिश का अनुमान। रजनीकांत ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। अब विस्तार से बात करेंगे इन हाई पॉइंट्स पर। हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एस जयशंकर सहित राज्यसभा के 9 निर्वाचित सदस्य आज सुबह तकरीबन 11 बजे संसद भवन के राज्यसभा कक्ष में शपथ लेने वाले हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने 30 मई 2019 को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले वो पहले पूर्व विदेश सचिव हैं और हम ये भी बता दें कि नटवर सिंह के बाद विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त होने वाले वो दूसरे राजनयिक भी हैं। एस जयशंकर 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। भारत के 30वें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चीन में सबसे लंबे समय तक भारतीय राजदूत भी रहे हैं। 2019 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जी हमारे साथ हैं हमारे विशेष अतिथि और विश्लेषक मनोज वर्मा। अगर बात करें मनोज जी, बहुत ख़ास दिन इसलिए भी है, 9 राज्यसभा के सांसद आज शपथ लेने वाले हैं और एस जयशंकर का वापस राज्यसभा के भीतर आना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक विदेश मंत्री के तौर पर न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। जी बिल्कुल प्रतिबिंब जी, अगर आज राज्यसभा के चुनाव के बाद का हम जिक्र करें, बात करें, आज शपथ नए सिरे से लेंगे जयशंकर जी। अपने आप में अगर उनकी यात्रा देखी जाए विदेश मंत्री के तौर पे, वो कहीं ना कहीं उन पहलुओं को छूती है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत
विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा था विभिन्न रूप में। अगर हम कहें आर्थिक पक्ष भारत का कहें, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भारत के बारे में बात की जाए, या कूटनीति के लिहाज से बात की जाए, दूसरे देशों के साथ संबंधों के लिहाज से बात की जाए, तो पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और उसमें कहीं ना कहीं विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर जी की जो भूमिका है, उसको केवल सत्ता पक्ष ही नहीं, जो विरोधी पक्ष है वो भी स्वीकार करता है कि कहीं ना कहीं भारत ने जिस प्रकार से दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को स्थापित किया है, अलग अलग ध्रुव में बटे हुए, अलग अलग रूप में उभर के सामने आ रहा, कोविड के बाद जिस तरह से दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदला है, उसमें भारत ने जो अपनी पहचान, अपनी भूमिका बनाई है, उसको आज दुनिया मान रही है। आप देखिए कि अगर कूटनीति के लिहाज से मैं बात करूं तो एक तरफ अमेरिका और यूरोपियन संघ है, उसको साधना, दूसरी ओर रूस है, उसको साधना, फिर चीन के साथ संबंध, इसमें एक संतुलन और उसमें भारत की विदेश नीति का भारत के अनुसार उसका उपयोग करते हुए, अपने हितों को साधते हुए दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करना, ये विदेश नीति की एक खूबी रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से जयशंकर जी ने उसको आगे बढ़ाया है, जाहिर तौर पर यह सरकार के लिए, पार्टी के लिहाज से, और मैं कहूंगा राज्यसभा के लिहाज से भी, एक सांसद सदस्य के तौर पर भी जयशंकर जी का पुनः चुन के आना अपने आप में एक अच्छा सकारात्मक संकेत है भारत की विदेश नीति के लिए, भारत की संसदीय व्यवस्था के लिए। जी, और एक और विशेषता भी ये है कि 64 वर्षीय नागेंद्र रे पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। हमें बता दें कि पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए बीजेपी से सांसद बतौर राज्यसभा सांसद पहली बार शपथ लेने वाले हैं, और इन्हें अनंत महाराज के नाम से भी जाना जाता है। वो समाज सुधारक हैं और राजवंशी समाज के जाने माने कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। ये एक नया बदलाव है राज्यसभा से बीजेपी का सांसद चुनकर आना। देखिए, नागेंद्र जी का चुनकर राज्यसभा में आना अपने आप में ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे अपने आप को समाज के सभी तबकों के साथ जोड़ते हुए अपने आप को वहाँ पर स्थापित किया है। हम जानते हैं इस बात को कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो लंबे समय तक वाम मोर्चा के इर्द गिर्द घूमती रही, फिर टीएमसी के इर्द गिर्द घूमती रही, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से अपना आधार बढ़ाया है, सामाजिक स्तर पर आधार बढ़ाया है, समरसता के साथ जो आधार बढ़ाया है, उसमें कूच बिहार की अगर बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सामाजिक दृष्टि से। भावी दृष्टि से भी अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से मुख्य विपक्षी दल के रूप में बीजेपी वहाँ पर उभरी है, उसने अपने एक विस्तार किया है, और उस लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की एक आवाज़ राज्यसभा में बुलंद हो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में, मुझे लगता है वो फैसला बीजेपी नेतृत्व ने यही सोच के भावी राजनीति और सामाजिक पहलुओं को देखते हुए जो निर्णय लिया, मुझे लगता है कि वो एक मील का पत्थर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में शामिल होगा पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, और हम ये भी बता दें कि राज्यसभा के 9 निर्वाचित सांसद आज शपथ लेने वाले हैं, और 11 बजे आप सीधा प्रसारण इसका संसद टीवी पर लगातार देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और बड़े हाई पॉइंट्स हैं, बड़ी खबरें हैं, जिसमें उदयपुर में आज 9वें CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन का शुभारंभ होने जा रहा है। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। हम बता दें कि सुबह तकरीबन 11:30 बजे उद्घाटन समारोह होगा। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के विधान मंडलों के अध्यक्ष लोकतंत्र सशक्तिकरण पर मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी भी इसमें उपस्थित रहेंगे। मनोज जी, कितना महत्वपूर्ण रहता है ये CPA का सम्मेलन? देखिए, बात जब हम संसदीय व्यवस्था की करते हैं, भारत के लोकतंत्र की करते हैं, तो उसमें अगर बात राष्ट्रमंडल संसदीय बैठकों की जाए, इस प्रकार की बैठकों की जाए, तो वो खासी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इस बार जो उदयपुर में बैठक हो रही है उसमें महत्वपूर्ण कई पहलू हैं, लेकिन उसमें 2 महत्वपूर्ण खास तौर से पहलू हैं। उसमें एक पहलू है डिजिटल, कैसे हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारी लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था है, वो कैसे उसका डिजिटलीकरण हो। और मैं कहूँगा कि उस मामले में लोकसभा, राज्यसभा, भारत की संसद ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, देश दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है कि जिस तरह से पेपरलेस हमारी संसद व्यवस्था बनी है। और ख़ास तौर से अगर इसमें राज्यसभा के सभापति जी की मैं बात करूं, तो हमने देखा कि जगदीप धनखड़ जी ने स्वयं इसकी पहल की,
और आज उन्हीं के राजस्थान में जब इसका उद्घाटन हो रहा है इस बैठक का, तो कहीं ना कहीं डिजिटलीकरण की जब हम बात कर रहे हैं संसदीय व्यवस्था की, या विधायक मंडल हमारे कैसे उनका डिजिटलाइजेशन हो, उस दिशा में जब पहल कर रहे हैं, तो जगदीप धनखड़ जी ने जो पहल की कि हमने देखा कि बजट सत्र के अप्रैल के मंथ में कि किस तरह से उन्होंने जो उनकी स्क्रीन लगी थी आसन पर, उससे उन्होंने सभा का संचालन किया, कार्रवाई का संचालन किया। ये अपने में एक संकेत है, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हों या राज्यसभा के सभापति जी धनखड़ साहब हों, दोनों ने मिलकर कि देश में कैसे हमारी संसदीय व्यवस्था, हमारा विधानमंडल जो है उनका डिजिटलकरण हो, उस पर जोर दिया है। एक रिपोर्ट जो है बहुत संक्षिप्त सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो है इस पर हमारी है, एक बार नजर डाल लेते हैं इस पूरे सम्मेलन से जुड़ी हुई इस खास रिपोर्ट पर। अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर राजस्थान का उदयपुर। दरअसल राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारतीय समूह की 9वीं बैठक 21 अगस्त से 23 अगस्त तक उदयपुर में होनी है। राजस्थान विधानसभा ने मेजबान के तौर पर इस बैठक के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस सम्मेलन में करीब सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिकारी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। इसके अलावा लंदन स्थित सीपीए मुख्यालय से अध्यक्ष और महासचिव भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी सीपीए राष्ट्रमंडल में सबसे पुराने स्थापित संगठनों में से एक है। 1911 में स्थापित इस संघ का मकसद जुड़े हुए सदस्यों में समन्वय और बेहतर तालमेल स्थापित करने का है। साथ ही संसदीय प्रणाली में सुधार, व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए भी बैठक में मंथन होता है। ये संसदीय प्रणाली से जुड़े हुए लोगों के आपसी हित के मुद्दों पर सहयोग करने और बेहतर अभ्यास साझा करने का एक मंच भी है। विश्व के 9 भौगोलिक रीजन में बटा हुआ सीपीए भारत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सीपीए इंडिया रीजन के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और इसके सचिव लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। लोकसभा सचिवालय के तहत सीपीए प्रकोष्ठ सीपीए की बैठकों की रूपरेखा तैयार करता है। इस साल 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारतीय समूह की बैठक का आयोजन सीपीए प्रकोष्ठ के साथ तालमेल के साथ राजस्थान विधानसभा कर रही है। इस बैठक में संसदीय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर मंथन होने की उम्मीद है। सीपीए सम्मेलन से इतर एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम दे देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र बूंदी के डाबी में श्रमिकों, किसानों और प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने बूंदी का ये इलाका जो देश और विश्व का महत्वपूर्ण पत्थर सैंडस्टोन का इलाका है। सैंडस्टोन पत्थर देश और दुनिया का वह पत्थर है जिसकी चमक कभी कम नहीं होती, जिसमें पानी कभी ठहरता नहीं है, जिसमें केमिकल के कारण पत्थर खराब नहीं होता है। ये पत्थर गरीब की छत पर भी काम आता है तो बड़े लोगों के आंगन में भी काम आता है। और इसीलिए इस पत्थर की महक केवल हिंदुस्तान में नहीं है, इसकी चमक हिंदुस्तान के बाहर भी कई देश के अंदर है। और बात कर लेते हैं एक अच्छे समाचार की। चंद्रयान 3 की अब तक की यात्रा पूरी तरह से सफल रही है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को कक्षा में थोड़ा और नीचे सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया है और इसके अब 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 पर
आज शाम 7 बजे हमारा एक विशेष कार्यक्रम भी है। हम विस्तार से बताएंगे इस पूरी यात्रा को और किस तरीके से सफलता के नए आयाम। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, चंद्रयान 3 की अब तक की यात्रा पूरी तरह से सफल रही है। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को कक्षा में थोड़ा और नीचे सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया है और अब 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। हम आपको बता दें कि संसद टीवी पर चंद्रयान 3 पर आज शाम 7 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम देखना ना भूलें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली के मानेकशॉ ऑडिटोरियम में कार्यक्रम अस्मिता में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने वाली हैं। सुबह करीब 10 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसका आयोजन आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के 48वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं। ये कार्यक्रम दोपहर 2 बजे दिल्ली के जवाहरलाल ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बाघेल दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि होंगे। ये दीक्षांत समारोह 3 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। इसमें 2500 से अधिक छात्र छात्राओं को डिग्री भी प्रदान की जाएगी। और हम बता दें कि संसद टीवी पर आज देखिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का साक्षात्कार। हमारे खास कार्यक्रम राज्यपाल में आज रात 8 बजे। कब आपके मन में पहली बार आया कि राजनीति में जाकर सेवा की जा सकती? लोगों ने मेरे पिताजी को कहा था कि उनको चुनाव लड़ाइए, लेकिन पिताजी ने ना बोला कि राजनीति में मेरी कोई बेटियों को मैं भेजने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का पूरा साक्षात्कार आप हमारे खास कार्यक्रम राज्यपाल में आज रात 8 बजे देख सकते हैं। अब समय है ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं आज के दिन से जुड़ा इतिहास। आप बने रहिए सुप्रभात के साथ। 21 अगस्त साल 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लोकसभा में पारित हुआ था। यह अधिनियम उसी महीने राज्यसभा से 26 अगस्त को पारित किया गया था। इस अधिनियम ने देश के विविध वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के आवासों को प्रबंधन और संरक्षण प्रदान करता है। इसके साथ ही यह अधिनियम वन्य जीवों से बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस कानून के बनने के बाद कई लुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने में भी विशेष मदद मिली। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को 9 सितंबर साल 1972 से लागू किया गया। ब्रेक के बाद सुप्रभात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करेंगे पद्मश्री दिलशाद हुसैन साहब से। इस बार 106 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में विश्व भर में मशहूर पीतल नक्काशी के विशेषज्ञ शिल्पकार दिलशाद हुसैन को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। हम बता दें कि दिलशाद हुसैन 8 साल की उम्र से ही पीतल की नक्काशी पर काम कर रहे हैं। इनकी पीतल नक्काशी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कायल हैं। खास बात यह है कि पिछले साल अगस्त महीने में आयोजित G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा जर्मन के चांसलर को भेंट किया गया मटका दिलशाद हुसैन के द्वारा ही तैयार किया गया था। पद्मश्री शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन को साल 2004 में स्टेट अवार्ड मिला। साल 2012 में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और 2017 में शिल्प गुरु के अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
पद्मश्री अवार्ड मिलेगा, उन्होंने शायद ये कभी सोचा नहीं था। बात करेंगे हम पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित शिल्प गुरु से। दिलशाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगता है आपको? 3 सम्मान पहले मिल चुके थे, लेकिन जब आपको पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया तब आपको कैसा लगा? नहीं, ऐसा लगा कि ऐसी तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि हमें पद्मश्री मिलेगा। लेकिन जब हमें पद्मश्री मिला और हमें इसकी खबर आई कि दिलशाद हुसैन आपको पद्मश्री हो गया है, तो मैंने कहा साहब बहुत खुशी की बात है, अल्लाह आपको खुश रखे, आपने अच्छी खबर दी। तो उन्होंने एक बात और कही कि आप इस खबर को अभी 8:30 बजे तक किसी से नहीं कहोगे। तो मैं कहा ठीक है साहब, हम नहीं कहेंगे। तो हमने किसी से नहीं कहा और अपने बच्चों से ये कहा कि बेटा हलवा बांटो, बच्चों को पूरे मोहल्ले में हलवा बांटो। तो बच्चे कहने लगे पापा जी क्या वजह है? मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, आप बांटो जैसे हम कह रहे हैं। फिर 8 बजे हमारे पास लोगों की मुबारकबाद आने लगी। तो बहुत खुशी, बहुत लहर, घर में बहुत लहर और क्या नाम है, मोहल्ले में बहुत लहर की खुशी की कि हमारे वहाँ एक पद्मश्री मिल गया। तो आपको ये पता है कि G7 सम्मेलन में जर्मन के चांसलर से मुलाकात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उनको एक भेंट की थी, और वो भेंट आपकी नक्काशी किया हुआ मटका उनको दिया गया था। क्या आपको इस बात की जानकारी थी? नहीं 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 नहीं, ऐसा था कि मैं इंदिरा गांधी पिस्तान में नखलों में अपनी स्टॉल लगाए हुए था। तो मेरे स्टॉल पर प्रधानमंत्री जी आए, मोदी जी, और आने के बाद मेरे स्टॉल पे देखा, प्रोजेक्ट देखे, बोले बहुत अच्छे हैं, बहुत खुशी हुई। जब उसके बाद मैं अपने घर आ गया 5 दिन के बाद, मेरे पास फोन आता है नखलों से कि आपके स्टॉल पे ब्लैक कलर का मटका रखा था, वो मोदी जी को पसंद आ गया है, आप वो भेजिए। तो मैं कहा ठीक है साहब, मैं वो भेज देता हूँ। तो और बोले उसका बिल भी भेज देना। तो मैंने कहा नहीं साहब, बिल नहीं भेजूंगा मैं, क्योंकि जब वो गिफ्ट में जा रहा है तो मैं अपनी तरफ से भारत को गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने वो मटका फौरी भेज दिया और लखनऊ में पहुंच गया। तो मुझे अभी नहीं, तो उसके बाद जब ये जर्मन गए और मैं दे के आए तो बहुत खुशी की लहर आई मुरादाबाद के अंदर और हमारे घर के अंदर भी कि हमारा प्रोजेक्ट क्या नाम है तुम्हारे जर्मन गया, और खास तौर से हमारे मोदी जी लेके गए। जी, तो क्या बदलाव आया है आपके जीवन में जब से आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? लोगों के मिलने का, आपसे बातचीत करने का नज़रिया थोड़ा सा बदल गया होगा, और आपका काम किस तरीके से अब परवान चढ़ गया है, या फिर उसमें कुछ नयापन आ गया है क्या? हाँ, उसमें साहब ऐसा हुआ है, जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री साहब जर्मन देकर आए हैं, तो उस घड़े की हमारी काफी मांग बढ़ गई है। और हम जब से कभी हमारा महीने 2 महीने में 3 महीने बिक जा करे था, अब तो हम जो लगातार उन्हें बना रहे हैं और लोगों की मांग, लोग हमसे खरीद रहे हैं, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि और एक हमें ऑर्डर लंदन से भी मिला है। हमारे पास अचानक फोन आया कि आप पद्मश्री हैं। मैंने कहा जी हाँ। तो बोले आप हमारा ये प्रोजेक्ट बना देंगे? मैंने कहा बना देंगे। तो उन्होंने सैंपल भेजा, हमने उसको सैंपल बना के उनको भेजा, उनको पसंद आ गया। फिर उन्होंने हमें 300 पीसों का ऑर्डर दिया, वो हमारे पास बनना है और 2-4 दिन में हम उन्हें भेज भी देंगे। जी, हम ये देख रहे थे कि हाथ के कारीगर कम लगातार होते जा रहे हैं। उनके जो पीढ़ियों से जो काम चल रहा था हाथ की कारीगरी का, अब उन कलाकारों के बच्चे उस काम को करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जिस तरीके से आप जैसे शिल्पियों को सम्मानित किया जा रहा है, पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है, तो क्या अब आपके बच्चों में इस कारीगरी को आगे बढ़ाने की ललक पैदा हो गई है? हाँ सर, मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा कि मोदी साहब और हमारी सरकार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि हमें बहुत अच्छे से नवाजा गया, हमें इज्जत भी मिल रही है, लोग हमसे मिलने भी आ रहे हैं और लोग हमें सम्मान के लिए बुला भी रहे हैं जी। लेकिन एक चीज ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो कला है वो खत्म होती जा रही है और हमारी कला को सीखने वाले नहीं आ रहे हैं। तो इसके पीछे भी मैं ये कहना चाहूँगा
कि जो हमारी हालत पहले थी पद्मश्री से, आज भी वही है, वही हमारे हालात हैं, वही हमारा रहन सहन है, वही हमारी इस तरह कंडीशन है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि हमारे जो रहन सहन है और हमारे जो सेंटर हैं ये हमें मिलने चाहिए, हमें काम सिखाने की जगह मिलनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी कला को आगे बढ़ा सकें और लोगों को सिखा सकें। मैं सरकार से अपील करता हूं कि ये हमारे लिए इसका कोई ना कोई इंतजाम करे, जिससे कि हम अपनी कला को लोगों को सिखाएं, बच्चों को सिखाएं। और लेडीज़ों को ज़्यादा हम सिखाना चाहते हैं, क्योंकि लेडीज़ घर में बैठ के हमारी कला कर सकती हैं, हमारी ऐसी कला है। चलिए, आपकी अपील हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपने हम समय निकाला, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पद्मश्री दिलशाद हुसैन साहब हमसे बात कर रहे थे और उनकी एक अपील थी प्रधानमंत्री से। और हम बता दें कि प्रधानमंत्री लगातार हाथ के कलाकारों को लेकर उनकी सुध लेते रहे हैं और हाल ही में एक नई योजना की घोषणा भी प्रधानमंत्री के द्वारा हाथ कलाकारों के लिए की गई। आज बिस्मिल्लाह खान साहब की पुण्यतिथि है। उनकी अमर शहनाई के साथ आपको छोड़े जाते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान महान शहनाई वादक, जिनके नाम है कई उपलब्धियां। कांस कलो महोत्सव में शहनाई वादन को दी नई बुलंदियां। आजादी के पहले जश्न में लाल किले से गूंजी उनकी शहनाई और फिर गणतंत्र दिवस पर भी उस्ताद ने बेमिसाल धुनें सुनाई। भारत रत्न के रूप में उन्हें मिला देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान।